बेटी बनी सौतन। राखी की जगह कोई और औरत होती तो क्रोध का ज्वालामुखी बन जाती। बेटी अन्नू की बात सुनकर कलेजा फट जाता उसका, लेकिन राखी के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। वह पत्थर का बुत बनी, सामने नजरें झुकाए शांत खड़ी बेटी को टुकुर टुकुर निहारती रही। उसकी सांसों में तेजी और गर्मी जरूर आई, आंखें भी क्रोध से चहकी, लेकिन क्रोध होठों के रास्ते लावा बनकर निकलने के बजाय आंखों के रास्ते आंसू बनकर बहा। राखी और अन्नू के बीच सन्नाटा छाया था। आंसू दोनों की आंखों में थे। फर्क था तो सिर्फ इतना कि अन्नू के आंसुओं में दर्द था, दयनीयता थी, मजबूरी थी, जबकि राखी के आंसुओं में क्रोध और घृणा के मिले जुले भाव थे। पल भर की चुप्पी के बाद खामोशी राखी ने ही तोड़ी। वह साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछकर गहरी सांस लेते हुए गंभीर स्वर में बोली, तो तू मेरी सौत बन गई। मुझे शक तो था, पर मैं यह सोचने की हिम्मत नहीं जुटा सकी कि ऐसा भी हो सकता है। माँ की बात सुनकर अन्नू खुद पर काबू नहीं रख सकी। आंसुओं के साथ उसका गला भी रुंध गया। फपक कर रोते हुए वह अंदर चारपाई पर जाकर लेट गई। राखी का सिर चकरा रहा था, पैरों पर खड़े रहना मुश्किल हो गया, तो वह दीवार का सहारा लेकर वहीं बैठ गई। नरेश कुमार के लौटने तक घर में मरघट सा सन्नाटा छाया रहा। नरेश कुमार रोज की तरह उस दिन भी घर लौटा तो दारू के नशे में था। आंखों में क्रोध की चिंगारी समेटे राखी थोड़ी देर उसे ऐसे देखती रही जैसे क्रोध की ज्वाला में भस्म कर देगी, लेकिन वह आग उगलती इससे पहले ही नरेश कुमार ने लड़खड़ाते स्वर में पूछा, ऐसे क्या देख रही हो? कभी पहले देखा नहीं है क्या मुझे? देखा तो सालों से रही हूँ, लेकिन मन में इंसानियत का भ्रम पाले थी। तुम्हारे अंदर का हैवान आज नजर आया है। दिल चाहता है या तो खुद मर जाऊं या तुम्हें मार डालूं। मैंने कभी सोचा तक नहीं था कि तुम इतने जाहिल और कमीने निकलोगे। ऐसा क्या किया है मैंने जो इतना गुस्सा कर रही हो? नरेश कुमार ने कहा तो राखी गुस्से में बोली, किया तो तुमने वो है जिसे करने से पहले हैवान भी कई बार सोचता है। बेटी अन्नू को मेरी सौत बना दिया तुमने, बिना यह सोचे कि इसका अंजाम क्या होगा। नरेश कुमार दारू के नशे में जरूर था, लेकिन जब उसे पता चला कि पत्नी उसकी हकीकत जान गई है तो उसका नशा काफुर हो गया। बात ही कुछ ऐसी थी। कुछ नहीं सूझा तो वह हथियार डालते हुए बोला, जो हुआ नशे में हो गया। मैं खुद अपनी नज़रों में गिर गया हूँ। तुम मेरी पत्नी हो, जो चाहे सजा दे सकती हो। राखी गुस्से में थी, आंखें अंगारे की तरह दहक रही थी। वह पति को देखकर घृणा भरे स्वर में बोली, तुमने बेटी के साथ जो कुछ किया है उसके लिए अगर तुम्हें मौत की सजा भी दी जाए तो वह भी कम है। मेरी मौत से अगर तुम्हें शांति मिलती है तो मुझे मौत दे दो, लेकिन सोचो, मेरी मौत से तुम्हारी मांग तो उजड़ ही जाएगी, अन्नू भी अनाथ हो जाएगी। नरेश कुमार की नीयत में बेशक फरेब था, लेकिन उसने जो कहा वह 16 आने सच था। उसकी मौत के बाद न राखी की जिंदगी में कुछ बचता और न उसकी बेटी अन्नू का भविष्य सुरक्षित रह पाता। पति की बात सुनकर राखी सोच में डूब गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि नरेश कुमार की नशेबाजी और अय्याशियों की वजह से अनायास जो स्थिति बन गई है उससे कैसे निपटा जाए। काफ़ी सोच विचार के बाद राखी ने पति नरेश कुमार को इस हिदायत के साथ माफ़ कर दिया कि
वह अब बेटी अन्नू पर बुरी नज़र नहीं डालेगा। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जनपद के डेरापुर थाना क्षेत्र में एक कस्बा है मुंगी सापुर। इसी कस्बे की मस्जिद वाली गली में नरेश कुमार अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पत्नी राखी के अलावा एक बेटी अन्नू थी। नरेश कुमार मूल रूप से मुबारकपुर का रहने वाला था, लेकिन बरसों पहले मुंगी सापुर कस्बे में आकर बस गया था। नरेश कुमार प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था, जबकि उसकी पत्नी राखी सिकंदरा स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में काम करती थी। नरेश कुमार प्रॉपर्टी के काम में पैसा तो कमाता था, लेकिन वह घटिया दर्जे का शराबी था। शुरू में वह कम शराब पीता था, लेकिन जब से राखी ने आंगनबाड़ी में काम करना शुरू किया, उसने परिवार की सारी आर्थिक जिम्मेदारियां राखी के सिर लाद दी और खुद रात दिन नशे में चूर रहने लगा। नरेश की नज़र पत्नी की कमाई पर भी रहती थी। वह उससे भी पैसे मांगता था। मना करने पर पत्नी को जानवरों की तरह मारता, भद्दी भद्दी गालियां भी देता। राखी ने पति को कई बार समझाया, घर की सुख शांति व बेटी के भविष्य का वास्ता दिया, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। नरेश सिर्फ शराब ही पीता होता तो भी शायद राखी सहन कर लेती, लेकिन नशे में जो नंगापन वह दिखाया था, उसे बर्दाश्त करना जहर का घूंट पीने के समान था। दारू पीकर रात भर घर में हुड़दंग मचाना, मारपीट करना, गुस्से में घर का सामान फेंकना उसके लिए साधारण बात थी। नशे में वह नीचता की इस हद तक गिर गया था कि उसे उचित अनुचित, शर्म हया और मान मर्यादा का ख्याल भी नहीं रहता था। बेटी के सामने हवस शांत करने में भी उसे शर्म नहीं आती। अन्नू भी अपने बाप नरेश से डरती थी। उसे न जाने क्यों बाप के चेहरे पर शैतानी छाया और आंखों में अजीब सी भूख नजर आती थी। उसकी भाव भंगिमा देखकर अन्नू का रोम रोम कांपने लगता था। वह अकेले उसके सामने जाने का साहस भी नहीं कर पाती। अन्नू समझदार और जवान हो चुकी थी। वह कुशाग्र बुद्धि वाली लड़की थी, पढ़ाई लिखाई में सबसे आगे रहती। उसने मुंगी सापुर स्थित राम जानकी इंटर कॉलेज से हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली थी। वह आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहती थी, लेकिन उसके शराबी बाप ने उसकी पढ़ाई बंद करा दी और उसे घर के कामों में लगा दिया। अन्नू की माँ राखी आंगनबाड़ी केंद्र में काम करती थी। पिता नरेश भी सुबह ही प्रॉपर्टी के काम से निकल जाता था। माँ बाप के काम पर चले जाने के बाद घर की जिम्मेदारी अन्नू के कंधों पर रहती। सारे काम निपटाने के बाद जो वक्त मिलता, उसमें सिलाई, कढ़ाई, बुनाई जैसे काम करके वह घर बैठे ही कुछ रुपए कमा लेती थी। अन्नू के घर से चंद कदम की दूरी पर राजकुमार कठेरिया का मकान था। वह संपन्न किसान था। उसका बड़ा बेटा अमित उर्फ सिंटू था। अमित जनरल स्टोर चलाता था। उसकी दुकान पर अन्नू भी सामान खरीदने जाती थी। दुकान पर आते जाते अमित और अन्नू में अक्सर बातें होती रहती थी। अमित के सद्व्यवहार से जहां अन्नू प्रभावित थी, वहीं अन्नू की सादगी और हंसमुख स्वभाव से अमित भी प्रभावित था। दिन में जब तक दोनों एक दो बार एक दूसरे को देख न लेते और बतिया न लेते, तब तक उनको चैन न मिलता था। अन्नू और अमित के दिलों में एक दूसरे के प्रति चाहत बढ़ी तो उनकी धड़कनें तेज हो गई। वे दोनों
प्यार का इजहार करना चाहते थे, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। अन्नू नारी सुलभ लज्जा के कारण जुबान नहीं खोल पा रही थी। वह चाहती थी कि पहले अमित ही प्यार का इजहार करे, जबकि अमित इस डर से हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि कहीं अन्नू बुरा न मान जाए, कहीं वह नाराज होकर बात भी करनी बंद न कर दे। इस तरह कई माह बीत गए। आखिर जब अमित से न रह गया तो एक दोपहर दुकान बंद कर वह अन्नू के घर पहुंच गया। अन्नू उस समय घर में अकेली थी। उसकी माँ आंगनबाड़ी केंद्र गई थी और पिता प्रॉपर्टी के काम से डेरापुर तहसील गया था। अन्नू ने अमित को देखा तो लजाते हुए बोली, अमित तुम इस वक्त? मम्मी पापा तो घर में नहीं हैं। अमित ने अकस्मात अन्नू का हाथ थाम लिया और बोला, अन्नू मैं तुमसे मिलने आया हूँ, तुम्हारे मम्मी पापा से नहीं। मुझसे क्या काम है? अन्नू हाथ छुड़ाते हुए बोली। अमित ने फिर उसका हाथ थाम लिया और बोला, अन्नू मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना अब सब कुछ सूना सूना सा लगता है। तुम मेरा प्यार कबूल कर लो। मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगा जिसकी तुम्हें चाह है। अमित की बात सुनकर अन्नू के चेहरे पर शर्मो हया छा गई। वह लजाते हुए बोली, अमित प्यार तो मैं भी तुमसे करती हूँ, लेकिन लाज शर्म के कारण मैं अपनी बात होठों पर नहीं ला पाई। सच अन्नू? कहते हुए अमित ने अन्नू को अपनी बाहों में समेट लिया। उस दिन के बाद अन्नू और अमित का प्यार दिन दूना और रात चौगुना बढ़ने लगा। अन्नू सामान लेने के बहाने अमित की दुकान पर जाती और देर तक प्यार भरी बातें करती। अमित को भी जब मौका मिलता तो वह अन्नू के घर पहुंच जाता। फिर दोनों खूब हंसते बतियाते और छेड़छाड़ करते। अमित ने अन्नू को एक मोबाइल फ़ोन भी दे दिया ताकि वह रात में उससे बतिया सके, अपने दिल की लगी बुझा सके। अमित और अन्नू का प्यार परवान चढ़ा तो दोनों के बीच दूरियां कम होने लगी। वे शारीरिक सुख पाने के लिए लालायित रहने लगे। ऐसे ही एक रोज प्यार के क्षणों में जब अमित ने अन्नू के शरीर से छेड़छाड़ शुरू की और प्रणय निवेदन किया तो अन्नू खुद को रोक न पाई और अमित की बाहों में झूल गई। इसके बाद वह सब कुछ हुआ जो अमर्यादित था। जवानी के जोश में न अमित को होश रहा न अन्नू को। दोनों ने उस दिन अपनी हसरतें पूरी कर ली। अमित और अन्नू ने एक बार शारीरिक सुख पाया तो इस सुख को पाने के लिए बार बार लालायित रहने लगे। दोनों को जब भी मौका मिलता मिलन कर लेते। किसी को कानों कान उनकी मिलन की भनक न लगती। अन्नू के माता पिता को भी दोनों के प्यार व मिलन की बात पता न चल सकी, क्योंकि राखी और नरेश दोनों ही सुबह काम पर चले जाते थे और शाम को ही वापस आते थे। लेकिन पाप के घड़े को चाहे कुएं में छिपा दो, उसका भांड़ा फूट ही जाता है। अन्नू और अमित के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक दोपहर अमित अन्नू के घर पहुंचा और अन्नू के साथ कमरे में मौज मस्ती करने लगा। जल्दबाजी में वह घर का मुख्य दरवाज़ा बंद करना भूल गया था। अभी दोनों मौज मस्ती कर ही रहे थे कि अचानक अन्नू का बाप नरेश आ गया। वह नशे में धुत था। उसने कमरे में पड़ोसी युवक अमित को अपनी बेटी अन्नू के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह गुस्से से बोला, मादर कमीने, मेरे ही घर में मेरी बेटी के साथ कुकर्म कर रहा है। आज तुझे सबक सिखाकर ही रहूँगा। कहते हुए वह अमित की ओर लपका, लेकिन अमित सिर पर पैर रखकर भाग गया।
लेकिन अन्नू भागकर कहाँ जाती। रंगे हाथ पकड़े जाने के कारण वह थर-थर काँप रही थी। वह सोचने लगी कि उसका बाप आज उसकी हड्डी पसली एक कर देगा, पर उसका सोचना गलत साबित हुआ। नरेश ने जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाई और गहरे-गहरे कस लेकर अजीब सी निगाहों से बेटी को घूरने लगा। भयभीत होकर अन्नू कमरे से बाहर को भागी। अभी वह कुछ कदम ही बढ़ी थी कि नरेश बाज की तरह अन्नू पर टूट पड़ा। अपनी बाहों में भरते हुए वह उसे पागलों की तरह चूमने लगा। अन्नू बाप के चंगुल से छूटने के लिए जोरों से कसमसाई, लेकिन नरेश ने उसे उठाकर चारपाई पर पटक दिया और एक हाथ से उसका मुंह बंद करके दूसरे हाथ से उसके कपड़े उतारने लगा। अन्नू हिम्मत जुटाकर भागने को हुई तो उसने पकड़ लिया और 2-3 थप्पड़ अन्नू के गाल पर जड़ दिए। फिर वह उसे घसीटता हुआ दूसरे कमरे में ले गया। अपने बचाव में अन्नू चीखने लगी तो उसने उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया, साथ ही दोनों हाथ पैर बांध दिए। अन्नू बिल्कुल बेबस और लाचार हो गई। अन्नू रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन उसका बाप नरेश लेस मात्र भी नहीं पसीजा। शराब के नशे और वासना के जुनून में वह हैवान बन गया। बेटी से हवस की भूख मिटाने के बाद नरेश चला गया। उसके जाने के बाद अन्नू घंटों तक अपनी हालत पर आंसू बहाती रही। इतना बड़ा जुल्म होने के बाद भी वह किसी से शिकायत नहीं कर सकती थी, कहती भी तो किस मुंह से। अन्नू ने बाप के कुकर्म की शिकायत अपनी माँ राखी से भी नहीं की। घर में कलह व बदनामी से बचने के लिए शायद उसने ऐसा किया। अन्नू की इस खामोशी से बाप नरेश का हौसला बढ़ गया और वह आए दिन अपनी बेटी अन्नू के शरीर से खेलने लगा। वासना में डूबा नरेश भूल गया कि अन्नू उसकी सगी बेटी है। रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद अमित और अन्नू का मिलना जुलना तो बंद हो गया था। नरेश भी सख्त था, जिससे वे दोनों नहीं मिल पाते थे। एक रोज किसी तरह अन्नू और अमित का आमना सामना हुआ। अन्नू अपने प्रेमी के समक्ष अपने दर्द को छिपा न सकी और सारा दर्द बयां कर दिया। अन्नू का दर्द सुनकर अमित अवाक रह गया। उसने अन्नू को सलाह दी कि वह सारी बात अपनी माँ को बताए। वह जरूर कोई न कोई उपाय खोजेंगी और नरेश के जुल्मों से मुक्ति दिलाएंगी। अन्नू उदास व खोई खोई सी घर में रहती थी। राखी ने कई बार बेटी को कुरेदा और उसके दर्द को समझने की कोशिश की, लेकिन अन्नू ने कुछ नहीं बताया। राखी की समझ में नहीं आ रहा था कि बेटी को कौन सा गम खाए जा रहा है। आखिर एक दिन जब राखी ने प्यार से उसे कुरेदा तो अन्नू फूट कर रोने लगी। फिर उसने माँ के सामने अपना सारा दर्द बयां कर दिया। अन्नू का दर्द सुनकर राखी अवाक रह गई। उसके मन में पति के प्रति घृणा भर गई। देर शाम पति नशे में धुत होकर घर आया तो राखी ने बेटी की आबरू लूटने के संबंध में उससे सवाल जवाब किया तो वह गिड़गिड़ाते हुए बोला कि जो कुछ भी उसने किया होशो हवास में नहीं किया। आज के बाद कभी भी ऐसी घटिया हरकत नहीं करेगा। राखी ने सीने पर पत्थर रखकर पति पर विश्वास कर लिया। नरेश कुछ समय तक तो अपनी बात पर कायम रहा। उसके बाद वह फिर नीच और कमीनेपन पर उतर आया। वह फिर बेटी को अपनी हवस का शिकार बनाने लगा। लेकिन इस बार अन्नू चुप नहीं रही। उसने माँ को सारी बात बताई और अपने प्रेमी अमित को भी। इसके बाद माँ, बेटी व उसके प्रेमी ने नरेश को सबक सिखाने की ठान ली। 17 मई 2022 की सुबह 8 बजे थाना डेरापुर प्रभारी
निरीक्षक अखिलेश कुमार जायसवाल को सूचना मिली कि मुंगी सापुर कस्बे में मस्जिद वाली गली में नरेश कुमार की किसी ने हत्या कर दी है। सूचना पाते ही वह सहयोगी पुलिसकर्मियों के साथ घटनास्थल की तरफ रवाना हो गए। उन्होंने वारदात के संबंध में पुलिस अधिकारियों को भी अवगत करा दिया। अखिलेश कुमार जब घटनास्थल पर पहुंचे तो वहां भीड़ जुटी थी। एक महिला व एक युवती शव के पास दहाड़ मारकर रो रही थी। पूछने पर पता चला कि महिला मृतक की पत्नी राखी है और युवती मृतक की बेटी अन्नू है। इंस्पेक्टर जायसवाल ने दोनों को धैर्य बंधाया और फिर निरीक्षण में जुट गए। मृतक नरेश की उम्र 40 से 42 साल के आसपास थी और उसकी हत्या किसी धारदार हथियार से गला काटकर की गई थी। देखने से ऐसा लग रहा था कि हत्या कहीं और की गई थी और शव को वहां फेंका गया था। कारण घटनास्थल पर न हो तो संघर्ष का कोई निशान था और न ही खून फैला था। हत्या बीती रात ही की गई थी। थाना प्रभारी अखिलेश कुमार अभी निरीक्षण कर ही रहे थे कि सूचना पाकर एसपी स्वप्निल ममगाई, एसपी घनश्याम चौरसिया तथा सीओ शिव ठाकुर आ गए। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल पर बारीकी से निरीक्षण किया। फिर मौके पर मौजूद मृतक की पत्नी राखी व बेटी अन्नू से पूछताछ की। मां बेटी ने पुलिस अधिकारियों को बताया कि नरेश बीती रात 8 बजे घर आए थे। वह नशे में थे। उन्होंने खाना भी नहीं खाया और गैलरी में पड़ी चारपाई पर लुढ़क गए। इसके बाद वे दोनों भी दरवाज़ा बंद कर कमरे में जाकर सो गईं। सुबह उठी तो वह चारपाई पर नहीं थे और मुख्य दरवाज़ा खुला था। कुछ देर बाद पता चला कि उनकी किसी ने हत्या कर दी और शव घर के पिछवाड़े पड़ा है। उसके बाद वे दोनों वहां पहुंची। तुम्हारे पति की हत्या किसने की? तुम्हें किसी पर शक है? सीओ शिव ठाकुर ने राखी से पूछा। साहब, वह प्रॉपर्टी का काम करते थे, शराब भी खूब पीते थे। उनके एक नहीं कई दुश्मन थे। उन्हीं में से किसी ने उनकी हत्या कर दी, लेकिन हम उनको जानते पहचानते नहीं हैं। पूछताछ के बाद पुलिस अधिकारियों ने शव पोस्टमार्टम हेतु माटी भिजवा दिया। साथ ही थाना प्रभारी अखिलेश कुमार को आदेश दिया कि वह रिपोर्ट दर्ज कर जल्द से जल्द हत्या का पर्दाफाश करें। आदेश पाते ही थाना प्रभारी ने मृतक की पत्नी राखी की तहरीर पर अज्ञात हत्यारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली और जांच शुरू की। उन्होंने सबसे पहले राखी व उसकी बेटी अन्नू से पूछताछ की तथा उनके मोबाइल फ़ोन सुरक्षित कर लिए। पड़ोसियों की पूछताछ से पता चला कि राखी और उसके पति के बीच किसी बात को लेकर तनाव रहता था और अक्सर दोनों में झगड़ा होता रहता था। माँ बेटी के पेट में ही नरेश की हत्या का राज छिपा है। माँ बेटी शक के दायरे में आई तो जांच अधिकारी अखिलेश कुमार ने राखी और अन्नू के मोबाइल फ़ोन नंबरों की कॉल डिटेल्स निकलवाई। दोनों के मोबाइल फ़ोन में एक नंबर कॉमन था जिस पर घटना वाली रात 9 बजे बात की गई थी। इस नंबर की जांच की गई तो पता चला कि यह नंबर राखी के पड़ोसी युवक अमित कठेरिया का है। 21 मार्च 2022 की रात 10 बजे पुलिस ने अमित कठेरिया को उसके घर से उठा लिया। थाने लाकर जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो अमित टूट गया। उसने बताया कि नरेश की हत्या में उसकी पत्नी राखी व बेटी अन्नू भी शामिल थी। यह पता चलते ही पुलिस ने राखी व अन्नू को भी गिरफ्तार कर लिया। थाने में उन दोनों ने भी नरेश की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। यही नहीं, उन्होंने घर में छिपाकर रखा गया आला कत्ल फावड़ा भी बरामद कर लिया। अन्नू ने पुलिस पूछताछ में बताया कि वह अमित से प्यार करती थी। दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी थे।
एक रोज़ उसके बाप नरेश ने हम दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। उसके बाद उसकी नीयत में खोट आ गई और वह उसे अक्सर अपनी हवस का शिकार बनाने लगा। डर व बदनामी के कारण उसने यह बात किसी को नहीं बताई, लेकिन जब आजिज़ आ गई तो माँ व प्रेमी को सब कुछ बता दिया। माँ ने उसके बाप को समझाया, पर वह नहीं माना। उसके बाद तीनों ने मिलकर उसे सबक सिखाने की ठानी। 16 मार्च 2022 की रात 8 बजे वह नशे की हालत में आया। आते ही वह उस पर हावी हो गया। माँ ने उसे किसी तरह बचाया। उसके बाद माँ ने फ़ोन कर अमित को बुला लिया। उसने भी अमित से बात की थी। रात 10 बजे जब बाप नरेश गहरी नींद में सो गया, तब राखी, अन्नू और अमित ने मिलकर उसे फावड़े से हमला कर मौत के घाट उतार दिया और उसके शव को घर के पीछे कूड़ा डालने वाली जगह पर फेंक दिया। चूँकि राखी, अन्नू तथा उसके प्रेमी अमित ने हत्या का जुर्म कबूल कर लिया और आला कत्ल फावड़ा भी बरामद कर लिया था, अतः थाना प्रभारी अखिलेश कुमार ने भादवी की धारा 302, 201 के तहत राखी, अन्नू व अमित को नामजद कर दिया तथा उन्हें विधि सम्मत गिरफ्तार कर लिया। 22 मार्च 2022 को पुलिस ने आरोपी राखी, अन्नू तथा अमित कठेरिया को कानपुर देहात की माती कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।